हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज से हम टीजीटी मैथ्स की शुरुआत करेंगे और टीजीटी मैथ्स का जो पहला टॉपिक होगा वो है रियल नंबर। आपने ईएमआरएस का सिलेबस देखा होगा। ईएमआरएस के सिलेबस का अभी पहला टॉपिक रियल नंबर ही है और उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, रियल नंबर देखते हैं कितनी वीडियो में कंप्लीट होता है, या हो सकता है आज की वीडियो में ही कंप्लीट हो जाए, लेकिन आज की वीडियो फिर उससे थोड़ी लंबी हो जाएगी। पर देखते हैं, शुरू करते हैं। पहले रियल नंबर पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं पहले, और थोड़ा जल्दी चल देंगे हम इसमें। चलिए, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जिसे एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर मतलब जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 एंड अप टू इनफाइनाइट। इनमें कुछ ऑड नंबर्स होते हैं, कुछ इवन नंबर्स होते हैं। अच्छा, होल नंबर क्या होता है? जिसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। यदि नेचुरल नंबर में हम ज़ीरो भी जोड़ दें तो ये बन जाते हैं होल नंबर्स। इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं? इंटीजर्स जिसे आई या जेड से डिनोट करते हैं। यदि हम होल नंबर मतलब 0 1 2 एंड अप टू इनफाइनाइट, यदि होल नंबर्स में हम नेगेटिव नंबर्स भी जोड़ दें अप टू माइनस इनफाइनाइट, तो ये नंबर हो जाते हैं इंटीजर्स। 1 से लेके इनफाइनाइट तक ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और -1 से माइनस इनफाइनाइट ये होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। लेकिन यदि मैं आपसे बोलूँ कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं? नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है, तो 0 ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो नॉन नेगेटिव में 0 भी आएगा, तो 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक ये होंगे नॉन नेगेटिव। इसी तरह नॉन पॉजिटिव यदि मैं बोलता हूँ, नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं है, तो 0 तो पॉजिटिव भी नहीं है, तो 0 से लेकर माइनस इन्फाइनाइट तक आएंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4 है। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, एक तो 1 है, 2 है और खुद 4 है। उसके बाद क्या है? 6 है, फिर 8 है। अच्छा, सबसे छोटा कंपोजिट मतलब स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो ऑड भी हो, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर वो है 9, क्योंकि पहले तो जो बाकी जो आ रहे हैं वो तो इवन है ना, तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर 9। आगे बढ़ते हैं हम। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वे जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, ना तो 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, जैसे 2 3 5 7 11 अप टू इनफाइनाइट। 2 के कितने फैक्टर हैं? 2 ही फैक्टर हैं ना, एक तो 1 है और एक खुद संख्या। अच्छा, प्राइम नंबर में आपको याद क्या रखना है? मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि ये सब आपको पता होता है। प्राइम नंबर में आपको याद रखना है कि 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, और 1 से लेकर 200 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो 1 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर की संख्या है 15, 1 से 100 तक की है 25, 1 से 200 तक की है 46। अच्छा, 50 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होंगे? फिर 10। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलो, प्राइम नंबर हो गया। अच्छा, प्राइम नंबर में ये आपको याद रखना है कि 2 क्या है? 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो इवन प्राइम नंबर है ना। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नाम से पता चल रहा है कि यहाँ 2 नंबर की बात हो रही है। को प्राइम मतलब ऐसी 2 संख्याएं जिनके बीच कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, जैसे 3 और 4। अच्छा, 3 तो प्राइम है लेकिन 4 कंपोजिट है ना, प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन दोनों को प्राइम है। को प्राइम को रिलेटिवली प्राइम भी कहते हैं। ऐसे 2 नंबर जिनके बीच भी कोई फैक्टर कॉमन ना हो, जैसे 12 और 25। 12 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। 25 के 5 है, 25 है और 1 है, तो कोई फैक्टर कॉमन है क्या? नहीं है, तो इसलिए ये दोनों संख्या होंगी को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम। ये बात आपको समझ आ गया कि को प्राइम मतलब ऐसे 2 नंबर जिनके बीच कोई फैक्टर कॉमन ना हो। ये टर्म्स आपको याद रखना है। इसके बाद ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम, यहाँ भी 2 नंबर की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर 2 प्राइम नंबर्स की बात हो रही है। ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनके बीच का अंतर 2 हो, उन्हें कहते हैं ट्विन प्राइम। जैसे 3 एंड 5, या 5 या 7, इन दोनों के बीच का अंतर भी 2 है, तो ये भी ट्विन प्राइम है। अच्छा, यहाँ भी आपको कुछ चीज़ें याद रखना है। क्या याद रखना है? कि 1 से लेकर 50 तक कितने ट्विन प्राइम है, 1 से लेकर 100 तक कितने ट्विन प्राइम। तो 1 से लेकर 50 तक ट्विन प्राइम है 6, 1 से लेकर 100 तक है 8। तो 50 से 100 तक कितने होंगे? 2। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ओके, ट्विन प्राइम में आपको और कुछ याद रखना है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ट्विन प्राइम क्या होगा आप समझ गए, दोनों टर्म्स आप समझ गए होंगे। तो आते हम रैशनल नंबर कैटेगरी में। रैशनल नंबर ये बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे।
रैशनल नंबर क्या होता है? वे नंबर जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं जहाँ p एंड q इंटीजर्स हैं, ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0 है। ये दोनों कैटेगरी आपको फॉलो करना है यदि p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं तो वो नंबर होते हैं रैशनल नंबर। जैसे जैसे 3 हो गया, या 5/2 हो गया, 7/3 हो गया, अब टू सो ये बहुत से नंबर होते हैं रिलेशन वो रैशनल नंबर, तो ठीक है। अच्छा, तो इरेशनल नंबर क्या होंगे? इरेशनल वो जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते हैं, जैसे √2, √3 या पाई, है ना, ये इरेशनल नंबर होते हैं। तो आई होप आपको ये सारी डेफिनेशंस आपको समझ आ गई होंगी। देखिए मैंने आपके लिए एक चार्ट बना के रखा हुआ है, इससे आपको और समझ आ जाएगा। ये नेचुरल नंबर का सर्कल है। नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर्स हैं 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, इन्हीं में यदि हम 0 भी जोड़ दें तो ये बन जाते हैं होल नंबर। तो होल नंबर का सर्कल थोड़ा और बड़ा है। अच्छा, होल नंबर में यदि हम नेगेटिव नंबर्स भी जोड़ दें तो बन जाता है इंटीजर, तो इसका सर्कल और बड़ा हो गया। ऐसी रैशनल नंबर का सर्कल और बड़ा होगा, ठीक है। और इरेशनल नंबर का सर्कल अलग ही है, क्योंकि वो रैशनल की कैटेगरी में नहीं आता, दोनों कैटेगरी अलग है और दोनों रैशनल नंबर कैटेगरी में आते हैं, दोनों रियल नंबर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, रियल नंबर की। और यही हमारा सिलेबस है। एक बार पूरा मैं चार्ट बना देता हूँ, एक काम करता हूँ। जैसे हम रियल नंबर से शुरू करते हैं। रियल नंबर 2 टाइप के हो गए, कौन कौन से? रैशनल और एक इरेशनल। रैशनल इरेशनल। रैशनल नंबर की भी बहुत सी कैटेगरी हैं। रैशनल नंबर की कैटेगरी या तो फ्रैक्शन या फिर इंटीजर। फ्रैक्शन मतलब जो पॉइंट में नंबर आएंगे, जैसे 5.2, जैसे 2.5 लिख सकते हैं, ये होते हैं फ्रैक्शन। और इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, पूरी संख्या। पूर्णांक मतलब जैसे अकेला 2, 3, ये इंटीजर्स, ठीक है। अब इंटीजर्स की बहुत सी कैटेगरीज हैं, इवन है, ऑड है, होल नंबर है, प्राइम नंबर है, नेचुरल नंबर है ना, ये इंटीजर्स की कैटेगरी है। तो ये चार्ट आपको समझ आ गया होगा। रियल नंबर से शुरू करते हैं। रियल 2 टाइप के, रैशनल इरेशनल। रैशनल भी 2 टाइप के, फ्रैक्शन इंटीजर। इंटीजर भी बहुत टाइप के हो गए। अच्छा, फ्रैक्शन भी और टाइप के हैं। फ्रैक्शन के पॉइंट के बाद कोई संख्या रिपीट हो रही है, मतलब फ्रैक्शन के 2 टाइप हैं। पहले आप ये देखते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, ये आगे पढ़ेंगे हम, थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, मैं अभी यहाँ नहीं बताता हूँ, नहीं तो थोड़े कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। वैसे पता ही होगा आपको ये, तो फिर भी आगे पढ़ेंगे। अच्छा, दे आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 गिवन रैशनल नंबर, मतलब 2 रैशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। जैसे 3 और 4, इनके बीच कितने रैशनल नंबर्स हैं? इनफाइनाइट। कैसे? जैसे 3.1, 3.2। अच्छा, ये तो मैंने 3.1 के बाद डायरेक्ट 3.2 लिख दिया, लेकिन 3.11, 3.12, 3.13, फिर जाके बहुत बाद आएगा 3.21, 20, फिर 3.21। अच्छा, इन दोनों के बीच बहुत सी संख्या है, 3.111, 3.112, है ना। तो मतलब ये संख्या आती रहेंगी, मतलब ये इनफाइनाइट नंबर्स होती हैं किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच, ये आपको याद रखना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? If you multiply or divide an irrational number by any irrational number, then the answer may be rational or irrational. मतलब 2 इरेशनल नंबर का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो इसका आंसर होगा √3, ये √6, तो ये तो इरेशनल नंबर है। लेकिन यदि √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 आ गया, ये तो रैशनल नंबर होगा। इसी तरह डिवाइड √3 अपॉन √3 करेंगे तो ये तो 1 आ गया, या √5 अपॉन √2, तो ये तो इरेशनल नंबर हो गया। तो या तो रैशनल भी हो सकता है आंसर, या इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। इफ़ यू मल्टीप्लाई अ रैशनल नंबर बाय अनदर रैशनल नंबर, देन द आंसर विल ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर। बिल्कुल, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, ये तो हमेशा ही रैशनल होगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? डिवाइड रैशनल नंबर बाय एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर।
आंसर विल ऑलवेज बी रैशनल, बिल्कुल 3/2, मतलब डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए तो रैशनल ही होगा। यहाँ पर एक लाइन और जोड़ लीजिए कि यदि किसी रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा इर्रेशनल आएगा, ठीक है। अब देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन मतलब 5/2 है, इसको 2/5 लिख सकते हैं ना, ये डेसिमल एक्सपेंशन है। ये तो यहीं रुक गया है, सिर्फ 5/125 लिखा हो, मतलब पॉइंट के बाद 3 संख्या आ रही, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का होगा, मैंने अभी आपको बताया था ना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, बस ये वही है डेसिमल एक्सपेंशन। वो कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने लिखा था 5/2, 5/2 को क्या लिख सकते हैं 2/2.5, मतलब पॉइंट के बाद नंबर रुक गया, मतलब रुक गया मतलब टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो ये आ गया टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में। तो नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी कैटेगरी होगी, जैसे 1/3, 1/3 को क्या लिख सकते हैं 0.3333, ये 333 आता ही रहता है, बंद ही नहीं होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप का होता है, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। ये 0.333 रिपीट ही हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है, तो मतलब ये आ गया रिपीटिंग की कैटेगरी में। जो नंबर रिपीट होता है वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और जो टर्मिनेट हो गया वो नंबर भी रैशनल नंबर कैटेगरी में आता है, तो ये दोनों तो रैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का वो कैटेगरी जो रिपीट नहीं हो रही है, जैसे जैसे √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.73205008, ये जीरो तो आती रहती है, मतलब ये रिपीट भी नहीं होती है, कोई पैटर्न नहीं होता, रिपीट भी नहीं होती है, और ये इनफाइनाइट जाते ही रहती है, नंबर रुकते, टर्मिनेट ही नहीं होता। तो जो नंबर टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो, वो नंबर कैटेगरी आती है इर्रेशनल नंबर। क्या आती है, इर्रेशनल नंबर। जैसे √2 ऐसे ही नंबर होगा, या पाई की वैल्यू भी 3.141359265, ये नंबर आता ही रहता है, वो तो हम अप्रॉक्स लिख देते हैं 22/7, पर ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू कोई नंबर रिपीट नहीं होता पॉइंट के बाद, तो ये इर्रेशनल नंबर कैटेगरी में आते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का है। कैसे दो टाइप का, कैसे दो टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन, एक तो वो संख्या जो या तो टर्मिनेट हो जाएगी या टर्मिनेट नहीं होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट हो जाएगी मतलब पॉइंट के बाद संख्या रुक जाएगी, 5/2 को 2.5 लिख दिया, नंबर रुक गया। नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप के हो गए, एक वो संख्या जो पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है, 1/3 तो 0.3333 ये रिपीट होते जा रहा है, और एक होता है नॉन रिपीटिंग, मतलब √2, जैसे इट्स पॉइंट के बाद संख्या 1.414, ये रिपीट नहीं होती और टर्मिनेट भी नहीं होती, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गया डेसिमल एक्सपेंशन का। चलिए, अच्छा कोई रैशनल नंबर है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, रैशनल नंबर p/q, कोई रैशनल नंबर है, उसे हम कैसे बता सकते हैं कि ये नंबर टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हम उसका डिनोमिनेटर देखते हैं। यदि डिनोमिनेटर 2n × 5m के फॉर्म में है तो मतलब वो संख्या टर्मिनेट होगी। लेकिन यदि वो संख्या 2 × 5 और अदर संख्या कोई दूसरी संख्या भी आ रही है, 3 आ जाए, 7 आ जाए या कुछ भी, तो मतलब वो संख्या टर्मिनेट नहीं होगी, ठीक है। यदि p/2n × 5m के फॉर्म में है तो मतलब टर्मिनेट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये दोनों आप देख लिया, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग भी कहते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ये दोनों रैशनल नंबर कैटेगरी में आते हैं, क्या रैशनल नंबर कैटेगरी में, क्योंकि टर्मिनेट 7/2 तो ये तो टर्मिनेट हो रहा है, तो ये तो p/q के फॉर्म में लिख ही दिया है। बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, जैसे 10/3 तो 3.333, मतलब ये, लेकिन इसको अपन p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं ना, तो इसलिए ये रैशनल नंबर कैटेगरी में आ गया।
चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल एज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। मतलब इनमें से कौन सी संख्या है जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, मतलब। और हमने अभी देखा कैसे देखते हैं, यदि डिनोमिनेटर 2 की पावर n और 5 की पावर n m के फॉर्म में है मतलब संख्या टर्मिनेट होगी, बस यही देखते हैं हम। चलिए पहला देखते हैं, इसको क्या रख सकते हैं, 25 नवा की 225 होता है, तो यह आ गया 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर मतलब 5। ये तो लेकिन 5 के अलावा 3 भी आ गया। अच्छा एक बात आपको ये भी देखना है कि नीचे यदि 9 बन रहा है, क्या वो 9 न्यूमरेटर को काट तो नहीं रहा, ये भी देख लेना है कि 9 से ऊपर कट तो नहीं रहा। तो 9 से ऊपर कट रहा है कि नहीं कट रहा है, मतलब जो ये है ये बन रहा है 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 भी एक्स्ट्रा आ गया, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब इसका आंसर यही होगा। और भी आगे चेक कर लेते हैं, ये तो 5 की पावर 4 है ही, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 25 छिंग 150, तो ये 5 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3। अच्छा यहाँ पे भी एक्स्ट्रा 3 आ रहा है, लेकिन एक बार हम चेक करते हैं कि 3 न्यूमरेटर को काट रहा है क्या, 3 बिल्कुल काट रहा है, 307 ये काट दिया, मतलब 3 गायब हो गया, तो ये तो 5 और 2 के फॉर्म में ही आ गया, तो मतलब ये तो टर्मिनेट हो गया। हमें नॉन टर्मिनेट जानना था, तो हमें पहला मिल चुका है। ऐसे ही इसको भी चेक करेंगे तो वो भी ऐसे ही आएगा, आप खुद चेक करिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अकेला 5 आया, इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचें कि 2 तो आया ही नहीं है, तो 2 या तो 2 आ जाए अकेला, या अकेला 5 के फॉर्म में आ जाए, या फिर 2 और 5 दोनों के फॉर्म में आ जाए, तो वो संख्या टर्मिनेट होगी। क्योंकि अकेला 5 आया मतलब इसका मतलब ये है ना 5 इंटू 2 की पावर 0, ये समझ गए होंगे वैसे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी, मतलब रैशनल नंबर रैशनल नंबर को कैसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, टर्मिनेट किया जा सकता है, टर्मिनेट होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, हमने अभी देखा 1/3 ये नॉन टर्मिनेटिंग था, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बिल्कुल ये 1/3 उसी कैटेगरी में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नहीं, ये तो रैशनल नंबर कैटेगरी नहीं, ये इर्रेशनल की है, तो यहाँ पे यही पूछा है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैन नॉट है ना, नहीं पूछा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आंसर ये हो गया। √2 का दशमलव विस्तार, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द √2। अब फाइनाइट डेसिमल नहीं, फाइनाइट तो नहीं होता। 1.414 क्या ये √2 वैल्यू होती है, नहीं, √2 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये तो हम लिख देते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू तो 1.4 में चलता ही रहता है। अच्छा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, क्या रिपीट होता है नंबर, नहीं होता है, तो ये भी आंसर नहीं है, तो इसका आ गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। एक और क्वेश्चन देखते हैं, हमें इसमें भी यही बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको कैसे लिख सकते हैं, ये है, अच्छा 125 को पहले लिखते हैं, 25 पंजे 125 और 10 को फिर लिखते हैं 5 इंटू 2, तो ये तो 5 और 2 के फॉर्म में ही आ रहा है, मतलब ये तो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब ये आंसर नहीं है। ये क्या है, ये भी 25 इंटू 5 इंटू 2, तो ये 5 और 2 के फॉर्म में ही आ रहा है, तो ये भी नहीं है आंसर। हाँ ये क्या है, पहले 100 को तोड़ते हैं, तो 25 चौको 100, 18 क्या है, 9 दूनी 18, तो 2 5 2, ये तो 2 के फॉर्म, लेकिन यहाँ 9 एक्स्ट्रा आ रहा है, ऊपर देखते हैं 9 को काट रहा है क्या, तो ये तो 9 को नहीं काट रहा है, नहीं काट रहा है ना, मतलब ये संख्या नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। एक बार इसको भी चेक करते हैं, ये तो दिख ही रहा है 5 की पावर 4, तो आंसर हो गया सी। तो आप समझ गए कैसे पता करते हैं कि कोई संख्या टर्मिनेट होगी या नहीं होगी। चलिए अब ये क्वेश्चन, अच्छा मैं आपसे बोलूँ ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 77/22 इंटू 5 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेस ऑफ डेसिमल, मतलब दशमलव के कितने नंबर के बाद ये संख्या टर्मिनेट हो जाएगी, ये कैसे निकाल सकते हैं। पहले इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 22 को क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 2, और 11 से 77 कट रहा है, क्या फाइनल क्या आ गया 7/2 इंटू 5। अच्छा 2 की पावर क्या है 1, 5 की पावर क्या है 1, तो मतलब ये पॉइंट के बाद एक संख्या के बाद टर्मिनेट हो जाएगा।
देख लीजिए इसका आंसर क्या आ रहा है, 0.7 आ रहा है ना। अच्छा लेकिन पता, फिर ये कैसे पता चलता है कि कितनी संख्या के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलूँ 725 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4। अब यदि आपसे कोई पूछे कि कितने नंबर के बाद टर्मिनेट होगा, कितने नंबर के बाद टर्मिनेट, ये ऊपर की संख्या हम बदल देते हैं, इसकी ऊपर की संख्या हम लिख लेते हैं 727, ठीक है, क्योंकि 5 को काट रहा है ना, तो ये 4 की जगह 3 हो जाएगा फिर वापस 727। यहाँ पे लिखा हुआ 2 की पावर 3 5 की पावर 4। अब यदि कोई आपसे पूछे कि कितने नंबर के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, दशमलव के कितने नंबर के बाद, तो इसका आंसर होगा 4। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें से जिस नंबर की ज़्यादा पावर होगी उतने नंबर के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसा कैसे? जैसे 5 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, हम 2 की पावर भी 4 कर देंगे। कैसे? ऊपर भी 2 का इंटू करेंगे और नीचे भी 2 का इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर 2 इंटू क्या होगा 727 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। तो ये तो 2 इंटू 5 10 हो गया, 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 हो गया ना, तो पॉइंट के बाद 4 संख्या होगी जिसके बाद संख्या टर्मिनेट हो जाएगी। चलिए अब यदि मैं आपसे पूछूं कि सम ऑफ फाइनाइट रैशनल नंबर इज, तो इसका आंसर आप क्या देंगे? आप देंगे रैशनल नंबर। सम ऑफ फाइनाइट रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर। यदि मैं आपसे पूछूं सम ऑफ इनफाइनाइट रैशनल नंबर इज, तब इसका आंसर होगा इर्रेशनल नंबर। क्या होगा? इर्रेशनल नंबर। ये चीज़ आपके लिए नहीं होगी कि सम ऑफ फाइनाइट रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर, बट सम ऑफ इनफाइनाइट रैशनल नंबर इज इर्रेशनल नंबर। इसका लॉजिक क्या है? जैसे यदि मैं आपसे बोलूँ कि 1 प्लस 2 अपॉन 10 प्लस 3 अपॉन 100 प्लस 4 अपॉन 1000 प्लस 5 अपॉन 10,000 प्लस एंड अप टू सो ऑन, तो इसका क्या आंसर आ रहा है? 1.2 3 4 5 6 एंड अप टू ये चलते रहेगा। मतलब ये संख्या ना तो रिपीट हो रही है और ना ही टर्मिनेट हो रही है, तो ये तो इर्रेशनल की कैटेगरी में आ गया ना, इसलिए संख्या इर्रेशनल होगी कि सम ऑफ इनफाइनाइट रैशनल नंबर इज इर्रेशनल नंबर। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया पहले हमने नेचुरल नंबर के बाद हमने होल नंबर। नेचुरल नंबर होता है वो सबसेट होता है होल नंबर का। होल नंबर जो सबसेट होता है इंटीजर्स का, जैसे आई जेड से नोट करते हैं। इंटीजर्स सबसेट होते हैं रैशनल नंबर के, और रैशनल नंबर सबसेट होते हैं रियल नंबर के, ठीक है। और रियल नंबर भी सबसेट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमें नहीं पढ़ना है, हमें इतना ही पढ़ना है। तो ये बात आप समझ गए, ठीक है। हमने रैशनल नंबर पढ़ा। रैशनल नंबर की एक बार फिर से देख लेते हैं। रैशनल नंबर मतलब वो नंबर जो टर्मिनेट होंगे या फिर नॉन टर्मिनेट होंगे तो रिपीटिंग होंगे। क्या होंगे? रिपीटिंग। और इर्रेशनल क्या होता है? इर्रेशनल मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ना तो टर्मिनेट होंगे ना रिपीट होंगे, वो होंगे इर्रेशनल कैटेगरी में। चलिए अब हम बार वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। बार वाले मतलब जैसे हमने 1/3 देखा था, इसे हम लिख सकते हैं 0.333, लेकिन अब 3 लिखते तो नहीं रहेंगे, इसे हम कैसे लिख सकते थे? 0.3 के ऊपर बार। इसका मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है ना, इसका मतलब यही है ना, आपको पता ही है। अच्छा बार वाले क्वेश्चन को PYQ के फॉर्म में डिनोट करना आता है क्या आपको? जैसे 0.3 बार है, इसके ऊपर PYQ के फॉर्म में डिनोट करना तो कैसे होगा कि डिनोमिनेटर में क्या आता है, पॉइंट के बाद जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 आते हैं, ऊपर वही संख्या, तो इसका मतलब हो गया 1/3। हमने वापस 1/P/Q के फॉर्म में डिनोट कर दिया। और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि 0.578 के ऊपर बार है, इसे PYQ के फॉर्म में डिनोट करना है, तो कैसे होगा? तो डिनोमिनेटर में क्या आता है, पॉइंट के बाद जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9। 3 के ऊपर बार है तो 3 9, ऊपर वही संख्या आ गई, तीनों के ऊपर बार है ना। अच्छा एक और संख्या 5 7 8, यदि सिर्फ 7 8 के ऊपर बार है तब इसका क्या आंसर होगा? तो मैंने क्या कहा कि पॉइंट के बाद जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 आते हैं, 2 संख्या के ऊपर बार है,
और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने ज़ीरो आते हैं। तो ये आ गया 990। ये तो हो गया डिनोमिनेटर का काम। न्यूमिनेटर में क्या आएगा? न्यूमिनेटर में पहले वही संख्या 578, इसमें से माइनस करते हैं वो संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है। तो इसका आंसर हो गया 573/990। ठीक है, ये भी पी वाई क्यू के फॉर्म में डिनोट कर दिया हमने इसे। और देखते हैं, जैसे मैं बोलूँ 2.127 और 127 में 27 के ऊपर बार है, इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में डिनोट करूँ तो इसका क्या आंसर होगा? इसका पहले हम डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर मैंने क्या कहा? पॉइंट के बाद जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9, दो संख्या के ऊपर बार है, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने 0। सब पॉइंट के बाद देखेंगे नीचे। ठीक है, न्यूमिनेटर में पूरी संख्या लिखेंगे 2127, इसमें से वो संख्या माइनस करेंगे जिनके ऊपर बार नहीं है। यहाँ 21 के ऊपर बार नहीं है, इसलिए पूरी संख्या घटाएंगे। तो इसका आंसर हो गया 60, मतलब 2106/990। तो ये हो गया पी वाई क्यू के फॉर्म। ये बात आप समझ गए होंगे इसको कैसे किया मैंने। आगे हम और क्वेश्चन करेंगे तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। चलिए कोई एग्जांपल और दे ही देता हूँ। 2.137, यहाँ भी 37 के ऊपर बार है। अच्छे से सुनिए कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा कि पॉइंट के बाद जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9, जिनके ऊपर बार नहीं उतने 0। ऊपर वही संख्या लिखिए 1237, इसमें से माइनस करना है वो संख्या जिनके ऊपर बार नहीं है। 21 के ऊपर बार नहीं है, बस माइनस कर दिया तो क्या आ गया? 2116/990। ये आ गया पी वाई क्यू फॉर्म। ठीक है, चलिए अब इसके थोड़े क्वेश्चन देख ले रहे हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इसे हमें ऐड करना है 0.6 बार प्लस 0.8 बार प्लस 0.92 के ऊपर बार प्लस 0.3 के ऊपर बार। 0.6 बार क्या लिख सकते हैं? 6/9 प्लस इसको लिख सकते हैं 8/9 प्लस इसको लिख सकते हैं 92/99 प्लस इसे लिख सकते हैं 3/9। ठीक है, अच्छा यहाँ 99 है, कितना अच्छा होता है यदि यहाँ भी 99 होता, यहाँ भी 99 होता, यहाँ भी 99 होता। 99 नहीं है तो 99 बनाओ। कैसे बन जाएगा? ऊपर नीचे 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 99 हो गया, 33 हो गया, ये भी 99 हो गया, ये 88 हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा तो ये 66 हो जाएगा। एलसीएम 99 आ गया। ऊपर ऐड करते जाओ 3 2 5 8 13 19 की नहीं हासिल किया, 1 4 13 21 27 279/99 279/99। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पी वाई क्यू के फॉर्म में है या बार के फॉर्म में? तो यहाँ तो बार के फॉर्म में। यदि पी वाई क्यू के फॉर्म में होता तो हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो नीचे 9 से कट जाता वैसे 1 1 और इधर 9 3 7 9 कम, तो 31/11 आ जाता है यदि पी वाई क्यू के फॉर्म में ऑप्शन होते तो। लेकिन यहाँ पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, यहाँ बार के फॉर्म में है। तो हमें 279/99 को बार के फॉर्म में डिनोट करना है, रिवर्स करना है मतलब। तो अच्छा कैसे करना है? डिनोमिनेटर में 2 9 है, 2 9 है मतलब पॉइंट के बाद दो संख्या के ऊपर बार है, एक भी 0 नहीं है, मतलब दशमलव के बाद एक भी ऐसी संख्या नहीं जिसके ऊपर बार नहीं है, मतलब दशमलव के बाद दो ही संख्या है बस। पूरी संख्या क्या है? 279। यदि हम 279 ही वो संख्या मान लें, ऊपर बार लगा दें, तो क्या वापस इसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे, लिख पाएंगे? तो इसे करते हैं जैसे 279 - 2/99, तो ये आ रहा है 277/99। तो ये वो संख्या तो प्राप्त नहीं हुई, मतलब ये हमने गलत लिखा है। तो इसका क्या मतलब होगा? मतलब इसका मतलब इसको हम लिख पाएंगे 2.81 के ऊपर बार। इसे यदि हम वापस रिवर्स करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी। ठीक है, ये आप समझे? तो इसका आंसर हो गया बी, बी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन, इसे भी हमें सॉल्व करना है। क्या दिया हुआ है? 5.227 के ऊपर बार है, तो इसे सॉल्व करते हैं। ऊपर क्या आएगा? 5227 - 52। डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद जितनी संख्या उतने 9, पॉइंट के बाद जितनी संख्या के ऊपर 0 वो बार नहीं उतने 0। तो क्या आ गया? 5715/990। अब ये 9 से कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है, काटते हैं 110। 9 9 चौक 36 9 45 है ना,
बच्चे 6, 9 7 63, 9 पन्ना 45। अब 11 से कट रहा है क्या? नहीं, 11 से ये ऊपर वाला नहीं कट रहा है, तो 5 से काटेंगे। 5 कम 5 कम 5, 5 कम 5, 5 25 बटे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो इसका आंसर हो गया बी। बी, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इसे पी वाई क्यू फॉर्म में डिनोट कर दूँ। आप इसको खुद कर लीजिए, काम करिए, मैंने इतनी बार बता दिया, आप इसे एक बार खुद करिए, ठीक है। इसे भी सिंप्लीफाई करना है, ये भी आप वैसे खुद कर सकते हैं। मैं एक बार इसको पी वाई क्यू फॉर्म में कर दे रहा हूँ कि 874 माइनस 87 अपॉन 90 प्लस 5349, इसमें एक के ऊपर ही बार है बस, तो माइनस 534 अपॉन 900, ठीक है। इसको इसका क्या आ जाएगा? 7 8 7 अपॉन 90 प्लस 5184 अपॉन 900। इसे सॉल्व कैसे करना है मैं वो बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 900 है, यहाँ 90, यदि यहाँ भी 90 हो जाए तो कितना अच्छा, ऊपर से 0 लगा दो, बस कितना आसान है सॉल्व करना। बस इसे इसके आगे आप सॉल्व कर लेना। ऐसे ही सॉल्व करना है तो सही आंसर आने की ज़्यादा चांस होगी। ऐसा नहीं करना है कि जैसे आप करने लगे कि 8.74444 कुछ टाइम तक लिख लिया, 5.34999 ऐसे लिख लिया। कई बार आंसर सही आता है, लेकिन कई बार इससे आंसर गलत आ जाता है, ठीक है ना। इसलिए जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करना है, और वो आसान भी है। चलिए अब देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अच्छा, आपको ये वीडियो पूरी देखना है, क्योंकि लास्ट में मैंने हर टॉपिक के क्वेश्चंस डाले हुए हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। उससे आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पूरी वीडियो देखना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है कि एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड यूनिकली एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब एक से बड़ी जो भी इंटीजर्स नंबर है, किसी भी इंटीजर नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, और ये प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए। यूनिक होता है, जैसे हमने 15 कोई नंबर है, 15 को कैसे लिख सकते हैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में? 5 इंटू 3, 5 3 15 होता है ना। मतलब 5 इंटू 3 जो लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक है, मतलब इसके अलावा और किसी तरह नहीं लिख सकते हैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में 15 को, ठीक है। तो ये हो गया यूनिक, ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, इसीलिए इसे कहते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम और प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को ये दो नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, आपको एक बड़ी संख्या भी से भी और बता देता हूँ कैसे लिख सकते हैं। जैसे मैं लूँ 1092, ये संख्या 4 से डिवाइड हो रही है, 4 मतलब 2 की पावर 2। 4 से डिवाइड करने पे क्या आ रहा है? 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12, 279। ये प्राइम नंबर तो नहीं है, ये और अभी टूटेगा, तो ये 13 से डिवाइड हो रहा है। 13 दूनी 26, 13 कम 13, ये भी 7 3 21। मतलब ये जो 1092 है, इसको कैसे लिख दिया हमने? 2 स्क्वायर इंटू 13 इंटू 7 इंटू 3। ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है और ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो यही थ्योरम कह रही है, तो इतना इजी था। नेक्स्ट, अच्छा, रैशनलाइजेशन ऑफ रियल नंबर्स, ये भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ। रैशनलाइजेशन मतलब जैसे 1 अपॉन, ये किस फॉर्म में होगा? a प्लस रूट के फॉर्म में होगा, a प्लस रूट बी या जो भी है। क्वेश्चन देख लेते हैं इसके डायरेक्ट। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, कलर चेंज, ये क्वेश्चन है, हमें x की वैल्यू दी हुई है। x की वैल्यू क्या दी हुई है? 1/2 प्लस रूट 3। हमें निकालना है रूट एक्स प्लस 1/√x, ये निकालना है। अच्छा, एक्स की वैल्यू रूट के अंदर रखने से अच्छा हम एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर कर लेंगे, बाद में जो वैल्यू आएगी उसमें अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। तो अब एक बार हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? x प्लस 1/x प्लस 2, ये आ रहा है इसका स्क्वायर करने पे। तो बस x की वैल्यू रखते जाओ। x की वैल्यू क्या है? 1/2 प्लस रूट 3 प्लस 1/x है, तो मतलब 2 प्लस रूट 3 प्लस 2। इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन करने पे आएगा 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3
प्लस 2, तो डिनोमिनेटर में तो 1 बन रहा है ना, 4 माइनस 3, तो ये तो 1 हो रहा है। अच्छा, ये समझ आ रहा है कि नहीं मैं क्या कर रहा हूँ? ये थोड़ा और बेसिक बताऊँ, और समझ आ ही रहा हो क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट हो। तो बस ये √3 कट गया, तो इसका आंसर आ रहा है 6 आ रहा है। लेकिन हमने यहाँ पर √x प्लस 1/√x के स्क्वायर की वैल्यू निकाली है 6, दोनों साइड रूट ले लो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √6 प्लस माइनस √6। ठीक है, जब भी रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, पहले फट से देख लो। डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, जल्दी करना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन ये 10 है, √3 है, तब a प्लस बी माइनस बी होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो 10 माइनस 3 होगा तो 7, मतलब नीचे 7 बन रहा है, ऊपर 7 हट जाएगा, तो ऊपर आएगा √3 इंटू √10 माइनस, यहाँ ये √10 माइनस √3 माइनस, अब यहाँ नीचे क्या बन रहा है, 6 माइनस 5 1 बन रहा है, मतलब यहाँ पे 2 नहीं हट रहा है, तो 2√5 इंटू में क्या आएगा √6 माइनस √5 माइनस, नीचे क्या बन रहा है 15 माइनस 3 3 9 18, मतलब 3 बन रहा है लेकिन माइनस का 3 बन रहा है, नीचे -3 बन रहा है और यहाँ माइनस पहले से है, तो ये प्लस बन जाएगा और 3 कट जाएगा, तो ये आ गया √2 इंटू √15 माइनस 3√2, बस मल्टीप्लाई करते जाओ, √30 माइनस 3 माइनस 2√30 प्लस 10 प्लस √30, ये नीचे नहीं है, नीचे 3 कट चुका, ठीक है, माइनस 12 है ना, 3 इंटू, अच्छा 12 नहीं 6, अब देखो √3 प्लस √3 2√3 होगा, तो ये तीनों तो कट गए, ये हो रहा है 7 माइनस, मतलब इसका आंसर आ रहा है 1। समझ आ गया होगा, है ना, आप खुद भी करेंगे क्वेश्चन। अच्छा, अब देखते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, मतलब घातांक के जो नियम होते हैं ना, वो एक बार देखते हैं। ये भी इजी है, पता ही आपको कि a की पावर, कलर चेंज, a की पावर m इंटू a की पावर n, इसको लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। यदि बेस सेम हो तो रूट मल्टीप्लाई में जुड़, तो जो घात होती है वो मल्टीप्लाई में जुड़ जाती है, ठीक है, और यदि रूट सेम हो तो घात डिवाइड में घट जाती है, तो a अपॉन m, a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू होगा a m माइनस n। बेस सेम हो तो डिवीज़न में पावर माइनस हो जाती है, और ये क्या लिखा हुआ है, a की पावर m कोष्टक के बाहर n, a की पावर m है। अच्छा बताइए, a की पावर m की पावर n इक्वल टू होता है क्या, a की पावर m की पावर n इक्वल टू होता है क्या, नहीं होता ना, नहीं होता। जैसे मैं 2 की पावर 3 की पावर 2 लिखूं और यहाँ लिखूं 2 की पावर 3 और बाहर 2 लिखूं, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 2 की पावर 9 और ये होगी 2 की पावर 6, तो ये तो इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ये बात भी आप पता ही होनी चाहिए वैसे तो। 2 की पावर m इंटू 2 b, a की पावर m इंटू b की पावर m इक्वल टू होगा a b की पावर m, क्योंकि इंटू है, दोनों बेस मल्टीप्लाई हो जाएगी जब बेस को, जब पावर सेम होती है। ऐसा ही यहाँ पर भी होल कोष्टक लिख जाएगा, a की पावर माइनस m, ये क्या लिखा होगा 1 अपॉन a की पावर m, a की पावर 0 इक्वल टू 1। चलो इन पर क्वेश्चन देख ले रहे हैं, क्वेश्चन ही देखिए डायरेक्ट, आपको पता ही बाकी इसे सॉल्व करिए। देखो देखते से समझ आ रहा है कि ये सारी चीज़ें 3 की पावर में कन्वर्ट होने जा रही हैं, तो सारी चीज़ें 3 की पावर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे 3 की पावर 5x है इंटू 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 3 और एक 2 पहले से है, 3 की पावर 3 नहीं, 3 की पावर 4, 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 6561। देखिए हमें ये पता है कि 3 की पावर 5 होता है 243,
यदि हम एक और बार 3 की पावर 6 कर देंगे तो ये मतलब 729 होगा, 729। ऐसे 3 की पावर 7 कर देंगे तो हो जाएगा 2187। और 3 की पावर 8 कर देंगे, 3 की पावर 8 6561 आ रहा है, तो बस ये हो गया 3 की पावर 8 अपॉन 3 की पावर 2x। ये हटा देते हैं। हाँ, तो आगे क्या होगा, सारी 3 की पावर आ गई, तो 3 की पावर 5x प्लस 8 प्लस 8 माइनस 2x, ये इक्वल टू में 3 की पावर 7 है, तो ये आ गया, क्या आ गया, 5x माइनस 2x हो जाएगा 3x प्लस 16 इक्वल टू 7। x की वैल्यू क्या रखें, 7 आ जाए, 3 रखेंगे तो क्या आएगा, नहीं माइनस में रखना पड़ेगा, 3 तरीका 9 रखेंगे, हाँ x की वैल्यू आ जाएगी -3 ऑप्शन से। तो बस हो गया ये क्वेश्चन भी, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में भी देख कर समझ आ रहा है कि ये 2 की पावर में कन्वर्ट होंगे। 8 को कर सकते हैं 2 की पावर 3, और बाहर क्या है 3x माइनस 5 इक्वल टू में क्या है, 2 की पावर 5 होता है 35, तो 2 की पावर 5 इंटू 7 माइनस 4x, और ये डिनोमिनेटर में, तो बस बेस सेम होगा तो हम कंपेयर कर देंगे, तो 9x माइनस 15 इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस बाहर रहते हैं 35 माइनस 20x, माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं 35 इधर ले आते हैं, 35 इधर लाएंगे तो ये आएगा 20 इक्वल टू 11x, x की वैल्यू आ गया 20/11, मतलब बी आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, ये ऐसा लिया हुआ है 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 कोष्टक 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33 इक्वल टू 6 की पावर x। अच्छा यहाँ पर अभी यदि हम 3 की पावर 33 कॉमन ले लें तो क्या आएगा, कॉमन क्या लेना है, 3 है ना, मतलब था कॉमन भी लिया तो 3 की पावर 33 इंटू 3, 2 की पावर 33 इंटू 2 इक्वल टू 6 की पावर x, ये 3 की पावर 34 हो जाएगा इंटू 2 की पावर 34 हो जाएगा, तो ये 6 की पावर 34 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 34, ए आंसर, इजी था ये तो। इसी तरह ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें, ठीक है, कंपेयर ही करना है बस। चलिए अब देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिदम, ये क्या होता है। ये चीज़ तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या होता है, डिविडेंड, ये होता है डिवाइज़र, ये होता है कोशेंट, ये होता है रिमाइंडर। और डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर होता है वो ज़ीरो के बराबर या बड़ा या फिर अपने डिवाइज़र से छोटा होता है, ठीक है ना। बस इसी चीज़ को यूक्लिड ने अपनी स्टाइल बता दिया और उसे यूक्लिड डिवीजन लेमा कह दिया। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट फॉर any two positive integers a and b there exists unique integer q and r such that a equal to bq plus r, और जहाँ पर r 0 के बराबर या बड़ा या b से छोटा होता है, वही चीज़ जो हमने देखी वही है।
अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ है, इसमें क्या बोला हुआ है, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किसी भी इंटीजर का क्यूब इनमें से किस फॉर्म से डिनोट नहीं किया जा सकता। तो इसको करने का तरीका क्या है, नंबर लेते जाओ और क्यू देखते जाओ। जैसे 2 लिया, 2 का क्यू होता है 8, तो 8 को तो हम 4 इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, मतलब ये संख्या नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा बताना है जो फॉर्म नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, तो ये तो किया जा सकता है, तो ये हट गया। ऐसे 3 का लेते हैं, 3 का क्यू क्या होता है 27, तो 27 मतलब 24 प्लस 3 मतलब 4 इंटू 6 प्लस 3 मतलब 4m+3 के फॉर्म में डिनोट कर दिया, मतलब ये आंसर भी नहीं है। अच्छा 5 लेते हैं, 5 का स्क्वायर क्या है 125, ओके 125 तो 124 प्लस 1 होता है, मतलब ये भी 4 का एक फैक्ट, मतलब इसका फैक्टर एक 4 भी है, तो मतलब ये भी 4m+1 के फॉर्म में डिनोट हो गया, मतलब ये भी नहीं होगा, तो बचा यही, बस ये आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बस मान रख के ही निकालना है। अब देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड ने अपने स्टाइल से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या फिर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सिखाया था यूक्लिड ने, है ना। कैसे वो एक बार देख लेते हैं। जैसे हमने 2 नंबर लिया 24 और 42, तो यूक्लिड ने क्या बोला, यूक्लिड ने बोला है कि 42 को हम लिख सकते हैं 24 इंटू 1 प्लस 18, है ना, 24 इंटू 1 प्लस 18। अब यूक्लिड ने फिर क्या बताया कि 24 यहाँ आ जाएगा, 24 इक्वल टू और 18 के फॉर्म में लिखना है 18 इंटू 1 प्लस 6। अब 18 यहाँ आ जाएगा, 18 को लिख सकते हैं 6 इंटू 3 प्लस 0। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा तो यहाँ जो संख्या होगी वही उसका HCF होगा, HCF या GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ये यूक्लिड का निकालने का तरीका था। वैसे भी हम 24 और 42 का HCF निकालेंगे तो 6 ही आ रहा है, दोनों के फैक्टर में से क्या कॉमन है, 6 चौको 24, उसको क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 7, तो 6 ऐसा है जो दोनों में कॉमन, तो HCF आ गया 6। तो लेकिन यूक्लिड ने ऐसे निकलवाया था। एक बार और मैं दिखा देता हूँ कैसे, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, वैसे बहुत सिंपल है। अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन NVS में आया था, वैसे बड़ा इजी है ना। 2 नंबर दिए हुए हैं, कौन कौन से 59 एंड 42, और HCF निकालने की मेथड, मतलब ये इक्वेशंस दी हुई हैं, स्टेप्स दी हुई हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की। हमें बस इन स्टेप्स को सीक्वेंस में जमाना है, सिंपल। तो क्या है 59 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 42 इंटू 1 प्लस 17, ये हमारी हो गई फर्स्ट स्टेप। सेकंड क्या थी, 42 इधर आ जाता है, 42 को लिख सकते हैं और 17 के फॉर्म में लिखना, 17 इधर आ जाता है, 17 इंटू 2 प्लस 8, ये हो गई सेकेंड स्टेप। थर्ड क्या होगी, इस बार 17 यहाँ आ जाता है, 17 को लिख सकते हैं 8 की फॉर्म में, 8 यहाँ आ गया ना, 8 इंटू 2 प्लस 1, और 8 को यहाँ आ जाएगा, 8 को लिख सकते हैं 1 इंटू 8 प्लस 0। ये हो गई 4 स्टेप। फर्स्ट क्या है ये, तो बस जमा दो, बी फर्स्ट, बी पहले आएगा फिर ए आएगा, तो मतलब ये आंसर। इतना इजी आया था, लेकिन पता हो कि यूक्लिड ने कैसे स्टेप्स दिए हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। चलिए इफ़ एक्स HCF, अच्छा LCM और HCF का मैं एक अलग सेक्शन लूँगा। मैं सोचता हूँ यहाँ तक वीडियो ठीक है, ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। जितना भी मैंने पढ़ा एक बार उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। वैसे इजी था पर फिर भी उसी से क्वेश्चन बने हुए, यदि बेस यदि आपका मजबूत नहीं होगा तो आपको सड़े क्वेश्चन में भी बहुत टाइम लग जाएगा। और क्वेश्चन कैसे आए वो मैं आपको ये HCF पढ़ाऊँगा, 2-3 टॉपिक और बचे हैं, उनके बाद सारे एक साथ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगी। अभी तक कोई भी डाउट हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो मैं वो डाउट को अगली वीडियो में देखता हूँ क्या डाउट है आपका, ठीक है। और बाकी अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू।